सो फर्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड प्ले. कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली. सो हम सिर्फ वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. यूजेस ऑफ चिल्ड्रंस प्ले. बिल्डिंग ए मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप. सो मैजिकल किंगडम को बिल्ड करने से क्या हेल्प होगी, क्या किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प होगी. सो ब्रिक बाय ब्रिक, सो एक एक ईट करके. सो 6 ईयर ओल्ड एलिस, जो एक 6 साल की लड़की है एलिस, इज बिल्डिंग मैजिकल किंगडम. वो बिल्ड कर रही है मैजिकल किंगडम. ठीक है. इमेजिनिंग फेरी टेल्स, टोरेट्स एंड फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स. फेरी टेल्स हो गई परियों की कहानी. फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स हो गए विकेड, हो गए चलाक, विचेस, सो चुड़ैलें, एंड गेरल्ट हीरोज. शी इज क्रिएटिंग एन इनचेंटिंग वर्ल्ड. तो इमेजिन करके ना ये सब वो क्रिएट कर रही है एक इनचेंटिंग वर्ल्ड. ऑल्दो शी इजंट अवेयर ऑफ इट, हालांकि वो इस बात की उसे जानकारी नहीं है. हालांकि शी इजंट अवेयर ऑफ इट, हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं है. किस बात की? दिस फैंटेसी इज हेल्पिंग हर टेक हर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हर कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी, एंड सो इट विल हैव इंपॉर्टेंट रिपरकशंस इन हर अडल्ट लाइफ. सो वो इस बात की उसकी इस बात की उसे अवेयरनेस नहीं है कि ये जो फैंटेसी है ना, ये जो इमेजिनेशन है वो बना रही है अपनी, इज हेल्पिंग हर, ये उसे हेल्प कर रही है टू टेक हर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हर कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी. तो ये पहला स्टेप है उसकी क्रिएटिविटी की तरफ. सो वो अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर रही है. सो इसका मतलब जो इसका फर्स्ट आंसर होगा, बिल्डिंग ए मैजिकल किंगडम में हेल्प हर डेवलप. सो आंसर इज क्रिएटिविटी. सो इससे उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी. नेक्स्ट है बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग. तो बोर्ड गेम्स में क्या इन्वॉल्व है? ठीक है, बोर्ड गेम्स में एक तो टर्न टेकिंग है, दूसरा क्या है? ठीक है, बोर्ड गेम्स. लेटर ऑन, उसके बाद शी व्हेन शी टायर ऑफ this and settle down with board games, she is learning about the need to follow rules and take turns. तो she is learning क्या वो सीख रही है? अबाउट द नीड टू फॉलो रूल्स. तो एक तो वो क्या सीख रही है? रूल्स एंड टेक टर्न्स विद ए पार्टनर. सो पार्टनर्स के साथ टर्न कैसे लेना है, और इन्वॉल्व रूल्स सीख रही है. सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा रूल्स. नेक्स्ट है रीसेंट चेंजेस अफेक्ट चिल्ड्रंस प्ले. सो जो रीसेंट चेंजेस है उसके इफेक्ट्स हुए हैं बच्चों की प्ले पर. सो पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन. सो पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, किसकी पॉपुलेशन ग्रो हो गई है? बट वी लिव इन चेंजिंग टाइम्स. चेंजिंग टाइम्स, सो हम चेंजेस टाइम बदले हुए समय में रहते हैं. एंड वाइट ब्रेड, जो एक पर्सन है, इज माइंडफुल ऑफ द होल वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन प्ले. तो pointing out that over half of the people in world now live in cities. Pointing out, ये point करते हुए that over half of the people in the world now live in cities, कि आधी सी ज़्यादा जो दुनिया है वो कहाँ पे रहती है? cities में. तो इसका मतलब ये हो गया population of cities have grown. So opportunity for free play are limited ड्यू टू. सो अपॉर्चुनिटी है फ्री प्ले की, वो कम हो गई है. क्यों? यहाँ पे है द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री प्ले विच इज एक्सपीरियंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केयर्स. स्केयर्स का मतलब होता है कम हो रही हैं. ही सेज आउटडोर प्ले इज करटेल्ड. करटेल्ड का मतलब होता है रुक जाना या रोकना. सो आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है वो करटेल्ड, रोकी हैं बाय द परसेप्शन ऑफ रिस्क टू डू विद ट्रैफिक. एक तो ट्रैफिक की वजह से जो रिस्क है उसकी वजह से, एज वेल एज पेरेंट्स इंक्रीज विश टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग द विक्टिम्स ऑफ क्राइम. और दूसरा जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं ताकि वो क्राइम के विक्टिम्स ना बन जाएं. ठीक है. सो अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले आर लिमिटेड ड्यू टू फियर ऑफ ट्रैफिक. सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, और दूसरा था फियर ऑफ क्राइम. नेक्स्ट है इंक्रीज डैश इन स्कूल. सो इसकी वजह से भी है. And by the emphasis of earlier is better, which is leading to greater competition in academic learning and schools.
तो ग्रेटर मतलब इंक्रीज, तो ज़्यादा कंपटीशन इन एकेडमिक लर्निंग एंड स्कूल में, इसकी वजह से भी जो है चाइल्ड प्ले इफेक्ट हो रहा है. सो आंसर इज इंक्रीज कंपटीशन. सो नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉडी पॉलिसीज ऑन चाइल्ड्स प्ले. तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द यूनाइटेड नेशन इन यूरोप have begun to develop policies concerning the child's right to play and to consider implications of leisure facilities and education programs. So, but what they often lack is the evidence to base policies on. जो उनके पास नहीं है वो है evidence, नहीं है उनके पास जिस पे वो policies बना सकते हैं. So it is difficult to find dash to support new policies. तो क्या फाइंड करना मुश्किल है? सो आंसर इज, अगर हमें ये पता लग जाए एविडेंस, सो आंसर आ जाएगा एविडेंस टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज मीन्स टू बेस पॉलिसीज. ठीक है, टू बेस पॉलिसीज ऑन मतलब उनके पास सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज नहीं है, एविडेंस नहीं है. सो डॉक्टर जीन गिब्सन agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how एंड वाई प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट हैव बिन लुक्ड एट, कुछ तो पजल्स उसकी देख ली गई हैं कि क्यों प्ले ज़रूरी है और कैसे कैसे ज़रूरी है. देर इज़ वेरी लिटिल डाटा ऑन द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द चाइल्ड्स लेटर लाइफ. सो इसका मतलब अभी और डाटा चाहिए हमें कि ये जो प्ले है ये बच्चे की लेटर लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है. सो दैट मीन्स रिसर्च नीड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ चाइल्ड्स डैश. तो रेस्ट ऑफ चाइल्ड मतलब लेटर, सो लेटर लाइफ, सो रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ मतलब लेटर लाइफ. तो हम लेटर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें वन वर्ड यूज करना है. तो आंसर इज ओनली लाइफ. नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 से 13, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 9 है चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन. इसका मतलब है बच्चे जिनके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, सो वो बच्चे जो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, वो खुद को कंट्रोल में रखते हैं, आर नोन टू बी लाइकली. लाइकली का मतलब होता है संभावना है. किस चीज़ की संभावना है? टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन. एट स्कूल मतलब जब स्कूल में जाएंगे ना, जो बच्चे होते हैं जिनके पास सेल्फ कंट्रोल है वो अच्छा करते हैं, आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल. स्कूल में अच्छा करते हैं, लेटर ऑन बाद में. तो यहाँ पे ऐसा लिखा था, इन द स्टडी कैरिड आउट बाय बेकर विद टॉडलर्स एंड यंग प्री स्कूलर्स. तो जो स्टडी हुई थी ना टॉडलर्स पे और प्री स्कूलर्स पे, टॉडलर्स हो गए जो भी 1.5-2 साल के बच्चे हैं जिन्होंने चलना सीखा है, और प्री स्कूलर्स मतलब स्कूल से पहले पे जो था उन पे ये स्टडी हुई. तो इसमें उन्होंने सारा कुछ बताया, लेकिन अगर ये लाइन पढ़ें, बिकॉज द एबिलिटी टू सेल्फ कंट्रोल हैज़ बीन शोन टू बी ए की प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस. ये जो एबिलिटी होती है ना ऑफ सेल्फ रेगुलेट का मतलब हुआ सेल्फ कंट्रोल. सो जो बच्चे जो ये टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स हैं, हैज़ बीन शोन टू बी ए की प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो ये हमें बता देती है कि फर्दर एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी होगी. एकेडमिक परफॉर्मेंस तो स्कूल में ही होगी. सो अगर आप ये पूरा पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स को की जो एबिलिटी है सेल्फ रेगुलेट की, मतलब अगर वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, तो हमें पता लग जाता है, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो की प्रेडिक्टर बन जाता है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का. मतलब हमें पता लग जाएगा वो स्कूल में लेटर ऑन क्या करेंगे, अच्छा करेंगे. सो द आंसर इज ट्रू. 10th क्वेश्चन है, द वे ए चाइल्ड प्लेज मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. वे मतलब तरीका, द वे ए चाइल्ड प्लेज मतलब ऐसा तरीका, मतलब तरीका जैसे बच्चा खेलता है. सो बच्चे के खेलने के तरीके से हमें पता लग जाएगा, सो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स, कि कैसी मतलब उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अगर यहाँ पे हम पढ़ें, इन माई प्रीवियस रिसर्च आई इन्वेस्टिगेटेड हाउ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन मीन्स कैसे ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन एट प्ले, जब वो खेलते हैं तब बच्चों को ऑब्जर्व करना, कैन गिव अस, सो हमें दे सकता है वो क्या, इंपॉर्टेंट क्लूज हमें दे सकता है अबाउट देयर वेल बींग एंड कैन इवन बी यूजफुल इन द डायग्नोस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लाइक ऑस्टिन. ऑस्टिन एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल मीन्स दिमागी बीमारी है, तो ये हमें डायग्नोस करने में हेल्प यूजफुल हो सकता है. सो अगर ऑब्जर्व करें ना हम खेलते हुए बच्चों को,
तो हमें उनकी वेलबींग का भी पता लग सकता है और उनकी बीमारी अगर उनमें है कोई तो उसका भी हमें पता लग सकता है. सो पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. द आंसर इज ट्रू. 11th क्वेश्चन है प्लेइंग विद डॉल्स वाज फाउंड टू बी बेनिफिट गर्ल्स राइटिंग मोर देन बॉयज राइटिंग. सो जो प्लेइंग विद डॉल्स है, डॉल्स के साथ जो खेलना है, उसका बेनिफिट हुआ है गर्ल्स की राइटिंग को ज़्यादा. किससे? बॉयज़ राइटिंग से. सो बॉयज़ राइटिंग से गर्ल्स की राइटिंग में ज़्यादा बेनिफिट हुआ है प्लेइंग विद डॉल्स. तो यहाँ पे सर्टेनली बात की गई है प्लेइंग विद डॉल्स. Children wrote longer and better structured stories when they first play with dolls representing characters in the story. लेकिन इसके अलावा डॉल्स के बारे में और कई बात नहीं हुई. और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन की बात तो डेफिनेटली नहीं हुई कि मतलब ज़्यादा बेटर गर्ल्स लिखती थी या बॉयज़ लिखते थे डॉल्स के साथ जो प्ले करते थे. तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा नॉट गिवन, क्योंकि हमें कंपैरिजन के बारे में बात नहीं की. ये ज़रूर बताया कि डॉल्स के साथ खेलने वाले जो बच्चे हैं उनकी राइटिंग अच्छी हो गई, लेकिन बॉयज़ की ज़्यादा अच्छी हुई या गर्ल्स की ज़्यादा अच्छी हुई ये हमें नहीं पता. 12th क्वेश्चन है चिल्ड्रन हैड प्रॉब्लम्स थिंकिंग अप आइडियाज़ व्हेन दे फर्स्ट क्रिएटेड द स्टोरी विद लेगोस. तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी थिंकिंग ऑफ आइडियाज़ में, मतलब वो आइडिया सोच नहीं पा रहे थे व्हेन दे फर्स्ट क्रिएटेड द स्टोरी विद लेगोस. जब उन्होंने पहली बार लेगोस के साथ कोई स्टोरी क्रिएट की तो उनको आइडियाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी. यहाँ पे अगर हम पढ़ें चिल्ड्रन रोट लॉन्गर एंड बेटर स्ट्रक्चर्ड स्टोरीज, बच्चों ने लंबे और अच्छे स्ट्रक्चर स्टोरीज लिखी व्हेन दे फर्स्ट प्लेड विद डॉल्स. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. तो जब पहले वो डॉल से खेले तो उन्होंने अच्छे लिखा, लॉन्गर लिखा और बेटर लिखा. इन द लेटेस्ट स्टडी चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएटेड देयर स्टोरी विद लेगोज विद सिमिलर रिजल्ट्स. जो फर्स्ट जो लेगोस के साथ उन्होंने स्टोरी क्रिएट की ना, उसका भी सिमिलर रिजल्ट था. तो लेगो हमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कलर्ड प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड अदर पीसेस दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर. सो लेगोस एक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं और बाकी पीसेस होते हैं जिनको हम इकट्ठा जोड़ सकते हैं. लेगोस आप देखेंगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा क्या होता है लेगोस. तो उनको सिमिलर रिजल्ट उनसे भी मिले जिन्होंने फर्स्ट स्टोरी क्रिएट की थी लेगोस की. लेगो से अगर डॉल से उनके अच्छे लॉन्गर और बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज तो इससे भी अच्छी और बेटर स्टोरीज आएंगी. Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn't know what to write about. बहुत सारे टीचर्स ने कमेंट किया था कि पहले उनके पास बच्चे थे जो उनको समझ में नहीं आता था क्या लिखे. With the Lego building के साथ, however, not a single child said this. लेगो बिल्डिंग के साथ एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि दे डिडंट नो व्हाट टू राइट अबाउट, कि हमें क्या लिखना चाहिए ना. लेगो बिल्डिंग के साथ एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला. थ्रू आउट द होल ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरे साल जो प्रोजेक्ट हुआ ना उसमें एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे कुछ ऐसा. सो इसलिए ये आंसर हो जाएगा फॉल्स. पीपल ऑलवेज रिगार्ड चिल्ड्रंस प्ले एज लेस सिग्निफिकेंट देन दे डिड इन द पास्ट. जो आजकल लोग हैं ना, वो चिल्ड्रन प्ले को क्या समझते हैं, लेस सिग्निफिकेंट समझते हैं पास्ट के कंपैरेटिवली. तो somehow the importance of play has been lost in the recent decade. somehow जो importance है ना लेगोस की वो ख़त्म हो गई है recent decades में. It is regarded as something trivial. trivial होता है unimportant. इसको ना unimportant समझा जाता है. तो मतलब पहले important था, recent decades में उसकी importance ख़त्म हो गई, मतलब इसको अब unimportant बोलते हैं. तो इसके बेस पे हमारा ये आंसर आ जाएगा ट्रू. नेक्स्ट पैराग्राफ है द ग्रोथ ऑफ बाइक शेयरिंग स्कीम्स अराउंड द वर्ल्ड. तो जो बाइक शेयरिंग स्कीम्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में बताया गया है पूरे वर्ल्ड में. सो रीड पैराग्राफ पैसेज 2 विद 7 पैराग्राफ्स A to G. विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो इसमें हमें बताना है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन से पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है. 14th क्वेश्चन है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पीपल मिसयूज्ड ए बाइक शेयरिंग स्कीम. मिसयूज लोगों ने किया बाइक शेयरिंग स्कीम का. ई पैराग्राफ में अगर हम देखें द सिस्टम हाउएवर वाज प्रोन टू वेंडलिज्म एंड थेफ्ट. वेंडलिज्म होता है कि मतलब ख़त्म कर देना या नाश कर देना, बर्बाद कर देना. तो जो सिस्टम था वो प्रोन था वेंडलिज्म का और थेफ्ट का. प्रोन मतलब जिसके साथ लाइकली चांसेस है कि ऐसा हो. आफ्टर एवरी वीकेंड देयर वुड ऑलवेज बी अ कपल ऑफ बाइक्स मिसिंग. हर हफ्ते के बाद ना कुछ बाइक्स ना मिसिंग होती थी. तो इसलिए बाइक्स का क्या इसलिए बाइक्स का मिसयूज़ किया गया. तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा ई.
15th क्वेश्चन है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई ए प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम वाज टर्न्ड डाउन। तो जो बाइक शेयरिंग स्कीम थी उसे टर्न डाउन कर दिया गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टर्न डाउन का मतलब क्या होता है कि कोई स्कीम थी उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, या रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक स्कीम लेके आए थे पर्सन, इस पर्सन ने, और नेवर द लेस द काउंसिल यूनानिमसली होता है कि सर्वसहमति से रिजेक्टेड द प्लान। तो जो काउंसिल है उसने प्लान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दे सेड, उन्होंने बोला, दैट द बाइक्स बिलोंग टू द पास्ट। जो बाइक्स है ना वो पुरानी बात है। दे सॉ ए ग्लोरियस फ्यूचर फॉर द कार्स। सो वो एक ग्लोरियस फ्यूचर देखते हैं कार्स के साथ। मतलब उनको बाइक्स बोल रहे थे पास्ट का समय, पास्ट की चीज़ है ये, आजकल तो कार्स चलती हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्लान। तो प्रपोज्ड बाइक शेयरिंग स्कीम वॉज टर्न डाउन, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। 16th क्वेश्चन है ए रेफरेंस टू ए पर्सन बीइंग अनेबल टू प्रॉफिट देयर वर्क। सो पर्सन के बारे में बात की है जो प्रॉफिट नहीं कमा पाया अपने काम से। तो अगर हम एफ पैराग्राफ की ये लास्ट लाइन्स लिखें, इट इज़ वंडरफुल दैट दिस हैपन, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ऐसा हुआ, ही सेज, बट फाइनेंशियली आई डिडंट रियली बेनिफिट फ्रॉम इट बिकॉज आई नेवर फाइल्ड फॉर ए पेटेंट। मुझे फाइनेंशियली इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी पेटेंट फाइल ही नहीं किया था। मतलब इसको तो कोई भी यूज़ कर सकता था इस आइडिया को। यहाँ पे जो शेमिल पेनिक था वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और 2002 में ही गॉट अ कॉल फ्रॉम फ्रेंच एडवर्टाइजिंग कॉरपोरेशन हु वांटेड टू सेट अप हिज बाइक शेयरिंग स्कीम इन वियना। दैट वेंट रियली वेल। तो आफ्टर वियना के बाद लेऑन में हुई, ठीक है, तो उसकी बाइक शेयरिंग प्रोग्राम ना कई जगह चली। तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्कीम चली, बट मुझे फाइनेंशियली इससे कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि मैंने कभी पेटेंट ही नहीं कराया। तो इसलिए सो 6 जो आंसर है, रेफरेंस टू पर्सन बीइंग अनेबल टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर 17 है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल सेविंग ए बाइक शेयरिंग स्कीम वुड ब्रिंग। तो पोटेंशियल सेविंग, सेविंग कैसे होगी अब बाइक शेयरिंग स्कीम्स से, मतलब एक बाइक शेयरिंग स्कीम सेविंग कैसे लेके आएगी। तो ये अगर यहाँ पे पढ़ें, इस पर्सन ने ये सिटी काउंसिल को बताया, एलेबोरेट किया। My idea was that the municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes over the city. तो वो 10,000 बाइक्स सिटी में लगाएगी फॉर एवरी वन टू यूज़, ये एक्सप्लेन सबके लिए। आई मेड सीरियस कैलकुलेशंस, मैंने कैलकुलेशंस की है। इट टर्न आउट दैट ए वाइट बाइसिकल पर पर्सन पर किलोमीटर would cost the municipality only 10% of what it contributed to public transport per person per kilometer। जो इसका खर्चा है ना वो सिर्फ 10% होगा जितना वो खर्चा करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पर पर्सन पर किलोमीटर। इसका मतलब उसका जितना भी खर्चा है अगर वो बाइक्स लगाए तो उस म्यूनसिपैलिटी को सिर्फ 10% खर्चा होगा। इसका मतलब 90% उसकी सेविंग हो जाएगी। तो इसलिए ये हमें अगेन क्वेश्चन का आंसर किस में मिला, सी में। आई होप आपको क्लियर हो गया। वो बोल रहे कि 10,000 बाइक्स अगर सिटी में लगाएंगे तो जो टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पर पर्सन पर किलोमीटर का जो खर्चा है उसका सिर्फ 10% खर्चा होगा। वाइट बाइक्स पर पर्सन पर किलोमीटर, वाइट बाइक्स पर पर्सन पर किलोमीटर would cost the municipality only 10% of what it contributed to the public transport. Question number 18 है a reference to the problems. So problems a bike sharing scheme was intended to solve. So problems, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो बाइक शेयरिंग स्कीम को का इरादा था सॉल्व करने का। तो अगर यहाँ पे हम पढ़ें, दे बिलीव द स्कीम विच वॉज नोन एज द Witt-Fitts plan was an answer to the perceived threat of air pollution and consumerism। तो ये जो स्कीम थी, दे बिलीव, ये जो स्कीम है कौन सी स्कीम, यही बाइक शेयरिंग स्कीम वाली। तो अगर हम पढ़ें, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ अर्बन बाइक शेयरिंग स्कीम डेट बैक टू समर डेज इन एम्स्टर्डम 1965। तो ये बाइक शेयरिंग, अर्बन बाइक शेयरिंग स्कीम जो है ये 1965 में स्टार्ट हुई थी। प्रोव जो ऑर्गेनाइजेशन है केम अप विद आइडिया, जो डच एक्टिविस्ट थे who wanted to change society, they believe कि ये स्कीम है आंसर टू द परसीव थ्रेट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कंज्यूमरिज्म। ये दोनों प्रॉब्लम्स को, कंज्यूमरिज्म और पोल्यूशन को ठीक कर देंगे। सो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 90 से 20 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
मेड इन द टेक्स्ट अबाउट एम्स्टरडेम बाइक शेयरिंग स्कीम ऑफ 2019. सो एम्स्टरडेम में जो बाइक शेयरिंग स्कीम थी 1999 में, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स के बारे में हमें बताना है. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें 1999 की एम्स्टरडेम की जो स्कीम थी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पीपल, बिकॉज टाइम्स हैज चेंज्ड, सो समय बदल गया है. पीपल हैड बिकम मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस. सो जो लोग हैं वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो गए हैं. एंड द डेनिश एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड दैट बाइक शेयरिंग वाज ए रियल पॉसिबिलिटी. और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इससे पता लग गया था कि ये पॉसिबल है. ए न्यू विट फ्रिट्सपेन was launched in 1999 in Amsterdam. तो ये एक प्लान एम्स्टरडेम में लॉन्च किया था, ये बाइक शेयरिंग स्कीम है. However, riding a white bike was not no longer free. अब ये फ्री नहीं थी. It cost 1 guilder per trip and payment was made with a chip card developed by the Dutch bank Postbank. तो अब ये फ्री नहीं था, तो इसका मतलब इसका खर्चा पड़ेगा, इसकी कॉस्ट पड़ेगी. ठीक है. और ये किससे चलता था? चिप कार्ड से चलता था. और किसने बनाया था? डच बैंक ने. ठीक है, पोस्ट बैंक ने. तो ये जो पर्सन है डिजाइंड कॉन्स्पिशियस स्टर्डी वाइट बाइक्स लॉक्ड इन स्पेशल रैक्स. तो उसने वाइट बाइक्स बनाए, स्पेशल रैक्स में थे, लॉक थे, विच कुड बी ओपनड विद ए चिप कार्ड. द प्लान स्टार्टेड विद 250 बाइक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 स्टेशंस. इसमें चिप कार्ड्स थे, 250 बाइक्स उसने स्टार्ट किए. ठीक है, ये लॉक्ड थे, रैक्स के साथ बंद होते थे. ठीक है. थियो जो है वॉज ए सिस्टम डिज़ाइनर ऑफ द प्रोजेक्ट, वर्कड अलॉन्ग साइड दिस पर्सन. तो जो थियो था उसके साथ काम कर रहा था. आई रिमेंबर व्हेन वी वर टेस्टिंग द बाइक रैक्स, ही अनाउंस दैट वी हैड ऑलरेडी डिज़ाइन बेटर वंस. जब वो बाइक रैक्स को टेस्ट कर रहा था ना, उसने अनाउंस किया मेरे पास अच्छे भी हैं, बट ऑफ कोर्स वी हैड टू गो थ्रू द वंस वी हैड. बट हमें स्टार्ट तो उसी से करना था जो हमारे पास हैं. द सिस्टम हाउएवर प्रोन टू वैंडलिज्म एंड थेफ्ट. बट जो सिस्टम था उसमें जो बाइक्स थी वो चोरी भी होती थी, तोड़ी भी जाती थी. एवरी वीकेंड देर वुड बी ए कपल ऑफ बाइक्स मिक्सिंग. हर वीकेंड कुछ ना कुछ बाइक मिसिंग होती थी. वो बोलता है आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट पीपल डिड विद देम बिकॉज दे कुडंट इंस्टेंटली बी रिकॉग्नाइज एज वाइट बाइक्स. तो मुझे नहीं पता उनके साथ वो क्या करते थे लोग, क्योंकि लोग उसको चोरी कर लेते थे या वो तोड़ वगैरह दे देते. बट द बिगेस्ट ब्लो केम व्हेन पोस्ट बैंक डिसाइडेड टू अबॉलिश द चिप कार्ड. तो बिगेस्ट ब्लो केम, जब सबसे बुरी चीज़ पता कब हुई? जब पोस्ट अबॉलिश होता है, ख़त्म कर देना. पोस्ट बैंक ने चिप कार्ड को ख़त्म कर दिया बिकॉज इट वॉजंट प्रॉफिटेबल, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा था उससे. दैट चिप कार्ड वॉज पाइवटल टू द सिस्टम. पाइवटल तो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो चिप कार्ड तो बिना तो वो चलेगा नहीं सिस्टम. मोनेर सेड, उसने बोला. टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट वी वुड हैव नीड टू सेट अप अनदर सिस्टम. अगर हमें प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है तो हमें अनदर सिस्टम चाहिए. बट द बिजनेस पार्टनर, जो पार्टनर था ना, हैड लॉस्ट इंटरेस्ट. उसका अब उसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा होगा बिजनेस से, तो उसे इंटरेस्ट कहाँ से आएगा. सो इट वॉज इनिशियली अपोज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसे क्या किया था, अपोज्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि उसने ऐसा नहीं है. इट फेल्ड व्हेन द पार्टनर इन द स्कीम विड्रू सपोर्ट. तो एक तो बी आंसर हो गया, क्योंकि वो सिस्टम फेल हो गया. ठीक है, क्योंकि आगे चला ही नहीं, क्योंकि पार्टनर ने भी सपोर्ट ले लिया था वापस, और बैंक ने भी वो चिप कार्ड बंद कर दिए थे, लेकिन इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन. इट एम्ड टू बी मोर सक्सेसफुल देन द कॉफिगन स्कीम. तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई. इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड. ये हो सकता है. इट अट्रैक्टेड इंटरेस्ट ऑफ ए रेंज ऑफ बाइक डिज़ाइनर्स. ये बहुत सारे बाइक डिज़ाइनर्स का इंटरेस्ट खींचा है इसने. नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सिस्टम डिज़ाइनर था, वो था थियो. तो इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड. ये आंसर क्यों है? एक तो ये हो गया कि यहाँ पे पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया था इसलिए, और दूसरा इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड. सो ये जो एम्स्टरडेम में स्टार्ट हुई थी ये प्लान, तो वो उसने बोला था कि टाइम बदल गया और पीपल हैव बिकम मोर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस. लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो गए हैं. सो उस बेस पे अपोजिशन वाला भी गलत हो गया, मोर कंपैरिजन वाला भी गलत हो गया, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा दूसरी स्कीम से, और ये रेंज ऑफ बाइक डिज़ाइनर्स को लेके आता है, ये भी गलत हो गया. सो ये 2 आंसर्स हो गए. क्वेश्चन 21 और 22 है, which two of the following statements are made in the text about Amsterdam today?
सो एम्स्टरडेम के बारे में क्या बात की गई है? सो यहाँ पे है इन एम्स्टरडेम टुडे, यहाँ पे 38% ऑफ ऑल ट्रिप्स आर मेड बाय बाइक एंड अलॉन्ग विद कॉफिगन इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट साइकिल फ्रेंडली कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। तो एक तो 38% जो ट्रिप्स हैं वो बाइक से होती हैं, और ये साइकिल फ्रेंडली कैपिटल हो गई है इन वर्ल्ड में, तो ये हो गया। बट द सिटी नेवर गॉट अनदर दिस प्लान, सो मतलब दूसरा इसको सिटी को और कोई मिला ही नहीं प्लान। Moner believes this may be because everybody in Amsterdam already has a bike. So इसका मतलब इस शायद ये भी कारण हो सकता है कि हर किसी के पास everybody has a bike, तो हमें बाइक को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। So Smiksh Pennick है जो cannot see that this changes Amsterdam needs for bike changes scheme। इसका मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है, हर पर्सन के पास अपनी खुद की बाइक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स्टरडेम को बाइक शेयरिंग स्कीम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब स्टिल चांसेस हैं कि बाइक शेयरिंग स्कीम चले। पीपल हु ट्रैवल ऑन अंडरग्राउंड डोंट कैरी देयर बाइक्स अराउंड। जो लोग ट्रैवल करते हैं अंडरग्राउंड उनके पास तो बाइक्स नहीं होती, बट ऑफन दे नीड एडिशनल ट्रांसपोर्ट टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, सो जो अंडरग्राउंड बाइक चलाएंगे तो उनको तो बाइक तो साथ में नहीं लेके जाएंगे, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा बाइक चाहिए होगी। ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऑल्दो ही थिंक्स इट इज स्ट्रेंज दैट सिटी लाइक एम्स्टरडेम डज नॉट हैव ए सक्सेसफुल बाइक शेयरिंग स्कीम, ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। हालांकि उसे लगता है कि एम्स्टरडेम, क्योंकि सारा सबके पास खुद के बाइक्स हैं, वहाँ पे बाइक शेयरिंग स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर के बारे में। लेकिन इसका मतलब वो फ्यूचर में तो उसको लगता है कि इसको ज़रूरत पड़ेगी बाइक शेयरिंग स्कीम की। In the 60s, we didn't stand a chance because people were prepared to give their lives to keep cars in the city. 60s में शायद बाइक्स की ना चलती, क्योंकि लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे सिटीज़ आए, सॉरी कार्स आए सिटी में। बट दैट मैंटेलिटी हैज़ टोटली चेंज, अब वो मैंटेलिटी नहीं है। टुडे एवरीबॉडी लॉग्स, लॉग्स होता है लॉन्ग्स, सॉरी लॉग्स नहीं, लॉन्ग्स LONGs, लॉन्ग्स का मतलब होता है डिज़ायर। सो टुडे एवरीबॉडी डिज़ायर्स फॉर सिटीज़ दैट आर नॉट डोमिनेटेड बाय कार्स। तो आजकल जो है जो लोग हैं वो उनकी डिज़ायर होती है कि वो उन्हें ऐसी सिटीज़ चाहिए जिसमें कार्स ना हो। तो अगर हम ये पॉइंट्स पढ़ें, so the majority of residents would like to prevent all cars from entering the city। तो ज़्यादातर जो रेजिडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि सारी कार्स जो हैं रोका जाए। क्या रोका जाए? सारी कार्स को। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रखना, यहाँ पे ये जो वर्ड्स आ जाते हैं ना, ऑल, एवरी, नेवर, ओनली, ऐसे जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं इनको आप हमेशा अवॉइड करो, ऐसे इनको आंसर्स में कंसिडर मत करना। वो बोलते हैं सारी कार्स को रोक दिया जाए एंटर करने में सिटी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ही नहीं है, सारी कार्स को बंद किया जाए, हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आता। यहाँ ये लोग हैं कि मैंटेलिटी बदल गई है। आजकल लोग जो हैं सिटीज़ में चाहते हैं कि कार की डोमिनेशन ना हो। कार की डोमिनेशन ना हो मतलब ऐसा कि साइकिल्स से ज़्यादा कार ना हो। डोमिनेशन होता है जो चीज़ एक्सीड कर जाए, इसका मतलब कार, ऐसा नहीं वो कार चाहिए ही नहीं, मतलब कम हो ठीक है, बट साइकिल्स ज़्यादा हो। देर इज़ अ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ द सिटी हैविंग अनदर बाइक शेयरिंग स्कीम। तो वो बोलते हैं लिटिल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब पॉसिबिलिटी कम है अनदर बाइक शेयरिंग स्कीम की। लेकिन यहाँ पे था कि एम्स्टरडेम के पास कोई सक्सेसफुल बाइक शेयरिंग स्कीम नहीं है, बट वो ऑप्टिमिस्टिक था अबाउट द फ्यूचर। इसका मतलब कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी तो है, मतलब हो सकता है। यहाँ पे भी लिखा था कि this person cannot see that this changes Amsterdam's need a bike sharing scheme। तो हर किसी के पास बाइक तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स्टरडेम की जो नीड है बाइक शेयरिंग स्कीम की वो बदल जाएगी। सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइकलीहुड कम है अनदर बाइक स्कीम का। मोर ट्रिप्स इन द सिटी आर मेड बाय बाइक्स देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये भी गलत हो गया। मोर ट्रिप्स आर मेड बाय बाइक, तो अगर ये बोलें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिप्स है बाइक से वो तो सिर्फ 38% है। तो अगर 50%, अगर 50-50 हो तब भी तो बराबर बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर 50 से ज़्यादा हो एक साइड, 50 से कम हो, तभी होंगे कि ज़्यादा ट्रिप्स हुई बाइक से। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 38% हुई थी बाइक से, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया।
तो ये भी ऑप्शन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखे 38 ऑफ ऑल ट्रिप्स आर मेड बाय बाइक। सारी ट्रिप्स में से सिर्फ 38% बाइक से होती हैं, तो ज़्यादा ट्रिप्स थोड़ी होंगी अदर मतलब बाकी फिर जो 62% है वो अदर ट्रांसपोर्ट से होती हैं, तो बाइक से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगी। सो ए बाइक शेयरिंग स्कीम वुड बेनिफिट रेजिडेंट्स हु यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ ये तो है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड जाते हैं तो उनके पास बाइक तो नहीं, दे डोंट कैरी बाइक अराउंड, बट ऑफन दे नीड एडिशनल ट्रांसपोर्ट टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। जो अंडरग्राउंड ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उनके पास बाइक तो नहीं होती, लेके थोड़ी जाते साथ में, लेकिन उनको बेनिफिट हो सकते हैं क्योंकि घर तो पहुंचना होता है उन्होंने। सो एक तो ये आंसर हो जाएगा। द सिटी हैज़ ए रेपुटेशन एज ए प्लेस दैट वेलकम साइकिलिस्ट। सो सिटी की जो रेपुटेशन है वो ऐसी है जो साइकिलिस्ट को वेलकम करती है, मतलब साइकिलिस्ट वहाँ पे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सो इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट साइकिल फ्रेंडली कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया की 2 मोस्ट साइकिल फ्रेंडली कैपिटल्स है वर्ल्ड की, तो ये भी हम आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी एंड ई, 21st एंड 22nd का। नेक्स्ट 23 से 26 क्वेश्चन है, ओनली वन वर्ड हमें यूज़ करना है, ब्लैंक्स हैं। कंप्लीट द समरी बिलो। यह द फर्स्ट बाइक शेयरिंग स्कीम वॉज द आइडिया ऑफ डच ग्रुप प्रोवो। जो फर्स्ट आइडिया था बाइक शेयरिंग स्कीम का वो किसका था? प्रोवो का। द पीपल हु बिलोंग टू दिस ग्रुप वर डैश। जो लोग इस ग्रुप को बिलोंग करते थे वो कौन थे? डैश थे। तो अगर यहाँ पे पढ़े हम, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ अर्बन बाइक शेयरिंग स्कीम डेटेड बैक इन समर्स डेज इन एम्स्टर्डम 1950। प्रोवो, तो यहाँ पे आ गया प्रोवो। The organization that came up with the idea was a group of Dutch activists who wanted to change the society. So Provo कौन थे? A group of Dutch activists who wanted to change the society. So the people who belong to this group, so Provo को जो belong करते थे were dash. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा activists. So ACTIVISTS. ठीक है। They were concerned about damage to the environment and about dash and believed that, so इससे चेंज हो जाएगा। So they were concerned, वो चिंता थी उनको, किस बात की चिंता थी? About the damage to environment and about dash। तो यहाँ पे अगर देखें which was known for, ठीक है। So they मतलब वही प्रोवो हो गए। Believe the scheme was an answer to the perceived threat क्या हो गया? तो डैमेज, जो कंसर्न थी उनकी चिंता थी, ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कंज्यूमरिज्म। तो एक तो हो गया इन्वायरमेंट के बारे में डैमेज की चिंता थी, ठीक है। दूसरा क्या होया? एंड अबाउट। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कंज्यूमरिज्म। तो दूसरी ऑप्शन होगी जिसके बारे में वो चिंतित थे, कंज्यूमरिज्म। एंड बिलीव्ड दैट द बाइक शेयरिंग स्कीम वुड ड्रॉ अटेंशन टू दीज इश्यूज। तो उनको लगा कि बाइक शेयरिंग स्कीम से अटेंशन यहाँ पे जाएगी लोगों की। As well as painting some bikes white, they handed out dash that condemned the use of cars. As well as painting some bikes white. So कुछ तो उन्होंने मतलब बाइक्स को वाइट पेंट कर दिया। तो एक तो ये किया, तो और क्या किया? They handed out dash that condemned. Condemned का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, the use of car। तो वो क्रिटिसाइज करते थे the use of car का। In the center of the Amsterdam, they painted a small number of bikes वाइट। तो एक तो ये हो गया, उन्होंने कुछ बाइक्स को वाइट कर दिया। दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लीफलेट्स डिस्क्राइबिंग द डेंजर ऑफ कार्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिए? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हैंडेड आउट, हैंडेड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने? लीफलेट्स, पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे पेजेस होते हैं आपको जो बताते हैं, अखबारों में आते हैं जो पैम्फलेट्स, उसको लीफलेट्स बोलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हैंडेड आउट, क्या? लीफलेट्स, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द डेंजर ऑफ कार्स, तो जो कंडेम्ड करते थे द यूज़ ऑफ कार, मतलब कार से हमें ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। सो 25 क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट है, however the scheme was not a great success। ये स्कीम इतनी अच्छी नहीं चली। Almost as quickly as Prov left the bikes around the city, the dash took them away। So जैसे ही जो प्रोवोस थे वो बाइक को छोड़ जाते थे सिटी में, ठीक है, द डैश टुक देम अवे, जो डैश थे वो उनको ले जाते थे वहाँ से, ठीक है। तो अगर हम इसको हम समझें, सो उसे याद है कि जो स्कीम है सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। तो मतलब उसकी जो स्कीम है उसको अटेंशन तो बहुत मिली, ठीक है, बट स्ट्रगल्ड टू गेट ऑफ ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है? बट स्ट्रगल्ड का मतलब उसको बहुत मुश्किल हुई टू गेट ऑफ द ग्राउंड, मतलब उसको चलने में बड़ी मुश्किल हुई। द पुलिस वर अपोज टू प्रोवोस इनिशिएटिव
and almost as soon as the white bikes were distributed around the city, they removed them. जो पुलिस थी ना, वो अपोज थी. अपोज मतलब उसके अगेंस्ट थी. किसके अगेंस्ट थी? प्रोबो के, जो इस इनिशिएटिव के, बाइक्स वाले इनिशिएटिव के, वो अगेंस्ट थी. सो एज सुन एज वाइट बाइक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सिटी, सो जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे वाइट बाइक्स को सिटी में, दे, अब ये दे कौन है? दे है पुलिस. सो द पुलिस वो अपोज करती थी इनके इनिशिएटिव को, और जैसे ही वाइट बाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सिटी में, दे रिमूव देम, वो उसको रिमूव कर देते थे. तो दे कौन? पुलिस. सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोवो लेफ्ट द बाइक अराउंड द सिटी, द पुलिस took them away. So third passage है motivational factors and the hospitality industry. So motivational factors कौन सी चीज़, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मोटिवेट करते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी. 27th क्वेश्चन है, होटल मैनेजर्स, जो होटल मैनेजर्स होते हैं, नीड टू नो, उन्हें जानना चाहिए, दैट व्हाट वुड इनकरेज, कि क्या इनकरेज करेगा गुड स्टाफ टू रिटेन, कि गुड स्टाफ है वो रहे. रिमेन का मतलब कि वो रहे, वो जाए ना छोड़ के. सो मैनेजर्स नीड टू नो व्हाट वुड इनकरेज गुड स्टाफ टू रिमेन. क्या चीज़ ऐसी है जो इनकरेज करेगी अच्छे स्टाफ को कि वो रहे, जाए ना. सो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर होटल मैनेजमेंट टू डेवलप HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट एनेबल दैम टू इंस्पायर एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. इसलिए ये एसेंशियल मतलब ये ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन होटल मैनेजमेंट को, होटल मैनेजमेंट वही हॉस्पिटैलिटी होगी, तो डेवलप HRM practices to enable them to inspire and retain competent employees. Competent होता है good staff जो है, उनको motivate करना और retain करना. retain का मतलब वो वहीं पे रहें, जाए ना छोड़ के. This requires an understanding of what motivate employees at different levels of management and different stages of career. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब मैनेजर को, मैनेजमेंट को क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉय. तो अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वुड इनकरेज गुड स्टाफ टू रिमेन, मतलब क्या चीज़ मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर पे. दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर होटल मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ज़रूरी है, मतलब बेनिफिट है मैनेजर्स के लिए ये समझना, व्हाट प्रैक्टिसेस आर मोस्ट फेवरेबल टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन. कौन सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन को इंक्रीज करेगी. तो उनको जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि रिटेंशन होता है, मतलब वो स्टाफ उनको, उनके पास रहे, उनको छोड़ के ना जाए. तो इसलिए ये कौन पर्सन है जो बता रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन. सो आएगा ENZ एंड सिगोम. तो हमारा आंसर आ जाएगा ई. सो इसका जो आंसर है वो होगा, क्योंकि ई पर्सन है, सो सेम, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 27th का ई. 28th क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ मैनेजर्स मेक स्टाफ फील. तो जो एक्शन है मैनेजर्स का, वो स्टाफ को फील कराता है दैट दे शुडंट मूव. दे शुडंट मूव मतलब उनको नहीं जाना चाहिए टू डिफरेंट एम्प्लॉयर. वो डिफरेंट एम्प्लॉयर मतलब किसी और एम्प्लॉयर के पास उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए. तो अगर हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ें, ये पर्सन डेमोस्ट्रेटेड दैट, इसने बताया कि, शो किया, व्हेन मैनेजर्स प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉयज़. सो रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करे, मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुगेदर, तो उनको मोटिवेट करे इकट्ठे काम करने के लिए, एंड रिमूव ऑब्स्टैकल्स प्रिवेंटिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस. और ऐसी ऑब्स्टैकल्स होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, कठिनाइयाँ, रिमूव करे जो प्रिवेंटिंग मतलब उनकी परफॉर्मेंस को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं. एम्प्लॉय फील मोर ऑब्लिग टू स्टे विद द कंपनी. अगर ऐसा हो ना, अगर मैनेजर एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करे, अच्छा आपने अच्छा काम किया, मोटिवेट करे इकट्ठे काम करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, ये एम्प्लॉय फील करते हैं कि उनको स्टे करना चाहिए कंपनी के साथ. सो द एक्शन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर अगर ऐसा करे, मैनेजर रिकॉग्नाइज करे एम्प्लॉय को, काम करने के लिए मोटिवेट करे, इकट्ठे ऑब्स्टैकल को ख़त्म करे, तो जो स्टाफ है वो फील करता है कि दे शुडंट मूव टू अनदर एम्प्लॉयर. तो वो फील करता है कि दे आर ऑब्लिग्ड. यहाँ पे जो ऑब्लिग्ड है वो ऑब्लिगेशन से बना है. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी. टू स्टे विद द कंपनी मतलब वो कंपनी के साथ ही रहे, उसे ऐसा फील होता है, ऐसी ड्यूटी लगती है कि उनको, कि वो जाए ना इसको छोड़ के. तो ये NG एंड सोरेनसेन, तो ये आंसर आ गया हमारा डी.
सो 30th क्वेश्चन है स्टाफ आर लेस लाइकली मतलब चांसेस कम है टू चेंज जॉब इफ कोऑपरेशन इज इनकरेज्ड। तो यहाँ पे अगर हम मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुगेदर, अगर उनको हम मोटिवेट करें या मैनेजर मोटिवेट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें और मोटिवेट करें इकट्ठे काम करने के लिए, तो एम्प्लॉय फील मोर ऑब्लिक टू स्टे विद द कंपनी। तो वो कम चांसेस है कि वो जॉब छोड़ के जाएं अगर वो कॉपरेशन को इनकरेज किया जाएगा। सो इसका भी आंसर अगेन इसी में मिल जाएगा, डी। 29th क्वेश्चन है लिटिल इज डन। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। So little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills. So बहुत ही कम किया गया है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में टू हेल्प वर्कर्स इम्प्रूव देयर स्किल्स, उनके वर्कर्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम काम किया गया है। तो लिटिल होता है वैसे ना के बराबर ऑलमोस्ट। सो अगर यहाँ पे हम पढ़ें इसकी पर्सन की बात, लूकस ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द सब्सटेंस ऑफ HRM practices does not appear to be designed to foster constructive relationship with the employees. Foster का मतलब होता है encourage करना. So they are not appear to be designed. So मतलब ये जो HR practices है ऐसी नहीं दिखती, कि ऐसा नहीं लगता कि ये डिज़ाइन की गई हैं इनकरेज करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। कंस्ट्रक्टिव होता है फ़ायदेमंद जो, या अच्छा रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़। तो ये अच्छे रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बनी गई हैं। और टू रिप्रेजेंट ए मैनेजरियल अप्रोच दैट अनेबल्स डेवलपमेंट एंड ड्राइंग आउट द फुल पोटेंशियल ऑफ पीपल। और ये ऐसी भी नहीं बनी है कि जो मैनेजरियल अप्रोच कुछ ऐसी रखे जिससे जो फुल पोटेंशियल है एम्प्लॉय का वो डेवलप हो, या ड्राइंग आउट मतलब उनका पूरा पोटेंशियल निकालना। सो एम्प्लॉय के या पीपल के फुल पोटेंशियल को निकालने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए ये अप्रोच नहीं बनी है। सो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है लिटिल इज डन इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री टू हेल्प वर्कर इंप्रूव देयर स्किल्स, सो इसका आंसर आ जाएगा ल्यूकस। तो ल्यूकस जो आंसर है वो है बी। सो इसका आंसर 29th का आंसर आ गया बी। तो अगेन लूकस ने ही बोला है कि these practices does not appear to be designed to foster constructive relationship with employees। तो ये ऐसी डिज़ाइन नहीं की गई हैं कि एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा हो या उनका फुल पोटेंशियल है जो लोगों का वो डेवलप हो। इसका मतलब जो स्किल्स हैं वर्कर्स के वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम नहीं किया गया। सो इसलिए ये आंसर आ जाएगा बी। 31st क्वेश्चन है डिससेटिस्फैक्शन विद पे। पे का मतलब होता है सैलरी वगैरह हो गया। इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स चेंज जॉब्स। ये नॉट द ओनली रीज़न, ये इकलौता रीज़न नहीं है क्यों जो हॉस्पिटलिटी वर्कर्स है वो जॉब चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब इसके अलावा और भी रीजंस हैं, पे के अलावा और भी रीजंस हैं। तो यहाँ से ऊपर तक तो ल्यूका की बात थी, यहाँ से नीचे तक जो बात हो रही है वो हो रही है मोरुदास। तो अगर हम इसकी बात करें, सो इन एडिशन और मे बी एज ए रिजल्ट हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको मिलेगा एम्प्लॉय टर्नओवर होती है कि कितने एम्प्लॉयज़ एक साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी कंपनी को या इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। सो अगर ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर होगी तो वो कंपनी अच्छी काम नहीं करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बार बार उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। So high employee turnover has been a recurring problem throughout the hospitality industry. So पूरी इंडस्ट्री में ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में जो हाई एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, रकरिंग प्रॉब्लम है जो बार बार होती है। अमंग द मैनी साइटेड रीजंस, बहुत सारे रीजंस में से, साइटेड मतलब बताए गए रीजंस में से आर लो कंपनसेशन। लो कंपनसेशन होता है कि उनको जितना काम मिला उतनी उनसे काम लिया उतनी उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया, मतलब उनको पैसा नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई। इनएडिक्वेट बेनिफिट्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, खराब वर्किंग कंडीशंस, कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉय मोराल एंड एटीट्यूड। तो मोराल भी अच्छा नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, एटीट्यूड भी अच्छा नहीं था उनकी तरफ, मतलब अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे। सो लो कंपनसेशन हमारा आ गया पे के साथ रिलेटेड। और ये स्टेटमेंट किसकी थी? मोरुदास। सो इसलिए हमारा आंसर मोरुदास एल टे। तो ये आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 से 35 है येस नो नॉट गिवन। So 32 क्वेश्चन है वन रीजन फॉर हाई स्टाफ टर्नओवर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज पुअर मोरल। तो एक रीजन है जो हाई टर्नओवर, स्टाफ टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर, यहाँ पे लिखा है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है।
ये तो हॉस्पिटैलिटी में मतलब बार बार प्रॉब्लम थी इसकी। तो इनमें साइटेड रीजंस में से जो भी बताए गए रीजंस थे वो क्या थे? लो कंपनसेशन था, इनएडिक्वेट बेनिफिट था, पुअर वर्किंग कंडीशन था, और कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉय मोराल एंड एटीट्यूड। सो एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कोई उनको मोटिवेशन नहीं थी, कोई एटीट्यूड भी उनके साथ अच्छा नहीं था। सो वन रीज़न फॉर हाई स्टाफ टर्नओवर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज पुअर मोरल। सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा, सॉरी, येस नो नॉट गिवन है, ट्रू फॉल्स, येस नो नॉट गिवन है, सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा येस। 33 क्वेश्चन है, रिसर्च हैज शोन दैट स्टाफ हैज हैव ए टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस। जो रिसर्च ने ये बताया है कि जो स्टाफ है वो डिसलाइक करता है अपनी वर्क प्लेस को, मतलब उसको वर्क प्लेस पसंद नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखें, वाइल इट सीम्स लाइकली, वाइल हालांकि, इट सीम्स का मतलब होता है लगना, ऐसे दिखना या लगना। इट सीम्स लाइकली मतलब ऐसा लगता है दैट एम्प्लॉयज रिएक्शन मतलब जो एम्प्लॉय का रिएक्शन है टू देयर जॉब करैक्टरिस्टिक्स could be affected by a predisposition to view their work environment negatively। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि इट सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय का जो रिएक्शन है ना जॉब करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, कुड बी अफेक्टेड बाय प्री डिस्पोजिशन टू व्यू देयर वर्क इन्वायरमेंट नेगेटिवली। कि उनको ऐसा लगता है कि उनको पहले से ये इसको थोड़ा सोच या आइडिया है उनका कि उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, ऐसा व्यू लगता है उनका, ऐसा लगता है। बट आगे अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है नो एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे हम ये हाइपोथेसिस होता है, जो ये थ्योरी है, जो ये सोच है, या जो भी ये सोच रहे हैं, ऐसा जो थ्योरी बना रहे हैं कि ऐसा होगा, ये इसके लिए हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो अगर हम ये बोलें रिसर्च हैज़ शोन दैट स्टाफ हैव अ टेंडेंसी टू डिसलाइक देयर वर्क प्लेस, कि वो ऐसा सोचते हैं कि डिसलाइक करते हैं अपनी वर्क प्लेस को, ऐसी कोई रिसर्च हुई है? हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सो इसलिए ये हम आंसर आ जाएगा नो। एन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस एंड जॉब सिक्योरिटी मेक्स स्टाफ सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सो वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी में अगर क्या होंगी, इम्प्रूवमेंट्स होंगे, तो जो स्टाफ है वो क्या फील करेगा? सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पे हर्ट्जबर्ग के बारे में देखें, हर्ट्जबर्ग प्रपोजेस दैट पीपल हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ नीड्स। उनकी दो मेजर टाइप्स ऑफ नीड्स होती हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स, तो दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स। लेकिन जो इंस्ट्रिक्टिंग मोटिवेशनल फैक्टर्स है रिलेटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर्क इज परफॉर्म्ड, वो क्या है? दीज इंक्लूड वर्किंग कंडीशंस। तो इसमें एक तो क्या हो गया? वर्किंग कंडीशंस हो गया। दीज इंक्लूड मतलब इसमें क्या इंक्लूड है? और दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? जॉब सिक्योरिटी। व्हेन दीज फैक्टर्स आर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल होता है जब उनके फायदे में नहीं है, मतलब वो उनको अच्छी नहीं मिली। तो व्हेन दीज फैक्टर्स आर अनफेवरेबल, जब ये अनफेवरेबल है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगी में रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट होगा जॉब डिससेटिस्फैक्शन। Significantly, though, just fulfilling these needs does not result in satisfaction। अगर ये needs को हम fulfill कर दें, कौन सी needs? जॉब सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशंस को improve कर दें, सो इनको अगर fulfill कर दें, does not result in satisfaction, इससे result satisfaction नहीं होता, बट ओनली इन रिडक्शन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। इससे डिससेटिस्फैक्शन कम होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ही, मतलब जो पर्सन अनकंफर्टेबल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन इससे नहीं होती। तो इन दोनों में इंप्रूवमेंट से क्या सेटिस्फैक्शन होती है? आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टाफ शुड बी अलाउड टू चूज। जो साफ है वो क्या कर सकता है? उसको अलाउ कर दो कि वो क्या कर सके? चूज कर सके व्हेन दे टेक ब्रेक्स। तो वो ब्रेक्स कब ले सकता है? ठीक है, ड्यूरिंग द वर्किंग डे। तो वो मतलब ब्रेक्स कब ले सकता है वो चूज करेगा कौन? स्टाफ। तो यहाँ पे अगर हम बोलें, ये डेयरी की इंफॉर्मेशन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा था हैज़ रिकमेंडेड सेवरल एक्शंस। बहुत सारे एक्शंस उसने रिकमेंड किए दैट कैन बी अडॉप्टेड, जो इनको अडॉप्ट किया जा सकता है एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू रिटर्न गुड स्टाफ एज वेल एज असिस्ट इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ। तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे स्टाफ को रिटेन कर सकता है, फैमिली और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकता है। दोज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट टू द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो जो खासकर अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए जो ठीक है, इंक्लूड, उसमें क्या शामिल है? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल।
अलाउइंग एडिक्वेट ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्किंग डे, मतलब उनको ब्रेक्स अलाउ कर दो. स्टाफ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स फैमिलीज, सो स्टाफ को जो फंक्शन करे उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हों. एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड वेलबींग अपॉर्चुनिटी, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी, वेलबींग और हेल्थ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए. तो यहाँ पे ये तो लिखा है एडिक्वेट ब्रेक्स उनको दी जाए, ठीक है. तो जैसे वो रिटेन कर सके अपने स्टाफ को, कि स्टाफ उनको छोड़ के ना जाए. बट इसमें ये नहीं बताया कि स्टाफ चूज शुड बी अलाउड टू चूज व्हेन देयर ब्रेक्स, व्हेन दे टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्क डे. मतलब उनको एडिक्वेट ब्रेक्स मिलनी चाहिए, बट क्या वो उस चूज़ कर सकते हैं कि नहीं चूज़ कर सकते, आई थिंक इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. उनको ब्रेक्स तो ज़रूर मिलेंगी ठीक ठाक, लेकिन चूज़ कौन करेगा ब्रेक्स कब लेनी है, व्हेन, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्लियरली गिवन नहीं है. नेक्स्ट 36 से 40 क्वेश्चन है. वन वर्ड हमें चूज़ करना है, फन एट वर्क. तो यहाँ पे Twist, Michel, and Stanford carried out research on staff in an American chain of dash. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, Twist, Michel, and Stanford conducted a study focusing on staff from a chain of themed restaurants in the United States. तो यहाँ पे उसने एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, थीम्ड हम आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, वन वर्ड ओनली. तो थीम तो किसी भी थीम पे बेस्ड हो सकते हैं वो रेस्टोरेंट्स. तो यहाँ पे अमेरिकन चेन ऑफ, सो आंसर आ जाएगा रेस्टोरेंट्स. ओके, दे डिस्कवर्ड दैट एक्टिविटीज डिजाइंड फॉर स्टाफ टू हैव फन इम्प्रूव्ड देयर डैश. सो it was found that the fun activities have a favorable impact on performance. तो favorable impact मतलब हो गया कि improve हो गया, favorable मतलब फायदेमंद हो गया. तो क्या improve हुआ उनका, performance. So answer would be performance. And that management involvement led to lower staff dash. तो management involvement led to lower staff dash, ठीक है. एंड मैनेजर सपोर्ट, मतलब उसमें फर्दर इन्वॉल्व हो गया मैनेजर सपोर्ट के, फॉर फन हैव ए फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इन रिड्यूसिंग टर्नओवर. रिड्यूसिंग मतलब कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, टर्नओवर. सो मैंने बताया था स्टाफ टर्नओवर का मतलब स्टाफ उनको छोड़ के नहीं जाएगा, सो कम हो जाएगा. सो आंसर आ जाएगा टर्नओवर. They also found that activities needed to fit both the company's dash and the dash of the staff. So these findings support the view that fun may indeed be beneficial effect, but the framing of that fun must be carefully aligned. Aligned का मतलब वो properly fit होनी चाहिए, मतलब proper fit होनी चाहिए, with both organizational goals के साथ भी fit होनी चाहिए and employees characteristics के साथ भी fit होनी चाहिए. तो इसलिए आ जाएगा fit with both companies goals. So आंसर आ जाएगा goals and the dash of the staff. So यहाँ पे आ जाएगा characteristics. RISTICS characteristics. So हमारा आंसर आ जाएगा. So organization goals and employees characteristics. So I hope आपको ये सारी रीडिंग समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमें बताएं कमेंट्स में लिख के कि आप किस तरह इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन में. तो इससे हेल्प ये होगी कि हम आपके लिए बेटर वीडियोस बना पाएंगे फर्दर आंसर्स की. थैंक यू.